बच्चे कैसे सीखते हैं? उद्देश्य। बाल मनोविज्ञान क्या है और इसकी आवश्यकता के बारे में जान पाएंगे। बच्चों का मनोविज्ञान समझने के तरीके जान पाएंगे। पाठ्यचर्या क्रियान्वयन के दौरान किन घटकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, ये जान पाएंगे। नमस्कार, आप पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता और महत्व के बारे में मॉड्यूल 1 में जान चुके हैं और यह भी कि कैसे गुणवत्तापूर्ण पूर्व प्राथमिक शिक्षा बच्चे के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इस सत्र में आप बच्चे के समग्र विकास को समझने के लिए बच्चे कैसे सीखते हैं यानी बाल मनोविज्ञान से परिचित होंगे। बच्चे कैसे सीखते हैं को जानना यानी बाल मनोविज्ञान को जानना। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक के मनुष्य के मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान बच्चों की मानसिक क्रिया का वर्णन करता और उन्हें समझने का प्रयत्न करता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का मानना था कि बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया का अनुभव करते हैं और अपनी समझ का निर्माण करते हैं। वे बौद्धिक संरचनाओं का उपयोग करते हैं जो उनके आसपास की दुनिया को समझने के लिए मानसिक ढांचे हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी बौद्धिक संरचना अधिक जटिल होती जाती है। यह सुनकर आपके मन में प्रश्न आया होगा कि हमें बाल मनोविज्ञान क्यों जानना चाहिए। दरअसल छोटे बच्चों की सोच या मानसिकता को समझने के लिए, उनकी समस्याओं को जानने के लिए और शिक्षक या माता पिता होने के नाते अपनी भूमिका को समझने के लिए हमें बाल मनोविज्ञान को समझने की आवश्यकता है। प्री प्राइमरी या आंगनवाड़ी के बच्चों के साथ काम करने से पहले तथा पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं को नियोजित करते समय कार्यकर्ता को यह जानना जरूरी हो जाता है कि उस आयु के बच्चों में सामान्यतः किस प्रकार की शारीरिक व मानसिक क्षमता या समस्या है तथा उन्हें किस प्रकार की सामाजिक क्रियाओं में लगाया जा सकता है। वे अपने संवेगों पर कितना नियंत्रण कर सकते हैं, इसके लिए कार्यकर्ता को उस आयु के सामान्य बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक परिपक्वता का पता होना जरूरी है, जिससे वह उनकी क्रियाओं को कंट्रोल करके उन्हें अपेक्षित दिशा दे सके। बच्चों का मनोविज्ञान समझने के तरीके। बच्चों की साइकोलॉजी समझने के लिए बच्चे के व्यवहार पर गौर करना चाहिए। बच्चों को पूरा अटेंशन दें। अगर इस दौरान लगता है कि बच्चा कोई जोखिम भरा कार्य कर रहा है या कुछ गलत शब्द बोल रहा है तो उसे तुरंत टोक दें। इससे उसे सही और गलत का एहसास होगा। बच्चों की बातों को अनसुना न करें। आपके इस तरह के व्यवहार से बच्चा आपके सामने अपनी बात रखने से कतरा सकता है। बच्चा अगर किसी तरह की गलती करता है तो ज़्यादातर बच्चों को सज़ा दे दी जाती है। ऐसा न करें। बच्चे को सज़ा देने या दोषी ठहराने से पहले उसके पीछे की वजह ज़रूर पता करें। हर बच्चे की मानसिक विकास की अलग अलग गति होती है। अगर वह अपनी उम्र के अन्य बच्चों के मुकाबले पढ़ने लिखने व कुछ भी नया करने व सीखने में धीमा है तो इसमें उसकी मदद करें। हो सकता है कि बच्चा अपनी बातें तोड़ मरोड़ कर या थोड़ा घुमा कर बोलता हो। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे की बातों का सही अर्थ समझें। इससे आप आसानी से बच्चे की भावनाओं को समझ सकते हैं और उससे जुड़ी किसी भी मानसिक स्थिति को समझ सकते हैं। हर दिन बच्चे की बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट को नोटिस करें। अगर किसी दिन बच्चे को कोई परेशानी होती है तो उस दिन बात करते समय उसकी बॉडी लैंग्वेज व आई कांटेक्ट में किसी तरह का बदलाव हो सकता है। बच्चे से बात करते समय उसकी भावनाओं को समझना ज़रूरी है। किस बात को करते समय बच्चा खुशी महसूस करता है, किस बात से बच्चा मायूस, उदास या चिड़चिड़ा होता है, उन सब बातों व भावनाओं को समझें। बच्चे की उम्र के अनुसार उससे संबंधित सवाल पूछें। बच्चे से ऐसा सवाल न करें जिसके बारे में उसे जानकारी न हो। कई बार बच्चों को समझने के लिए बच्चा बनना पड़ता है
उन्हें प्यार देना और दोस्त बनकर उनके साथ पेश आना ज़रूरी है। ऐसा करने के लिए उनकी भावनाओं को समझें और बात बात में यह भी जानने का प्रयास करें कि उनके मन में क्या चल रहा है। साथ ही सोचें कि अगर आप उसकी जगह होते तो खुद के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या शिक्षक से क्या उम्मीद करते। बच्चों के इमोशंस को हल्के में ना लें, उन्हें समझें। अगर बच्चे की प्रशंसा करेंगे तो यह न सिर्फ बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है, बल्कि इससे बच्चे का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इसकी पुष्टि इससे संबंधित एक रिसर्च में भी होती है। इसमें बताया गया है कि प्रशंसा करने से बच्चे की मानसिक और सामाजिक स्थिति पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। जब भी बच्चा अपने मन में छुपे किसी डर, असुरक्षा की भावना या किसी गलती की बात करे तो उसे भरोसा दिलाएं कि वह इस तरह की अपनी किसी भी स्थिति को आपके साथ शेयर कर सकता है और आप इसमें बच्चे की पूरी मदद भी करेंगे। बच्चे का मनपसंद खेल, रंग, भोजन, विषय आदि के बारे में उससे पूछें और जानकारी लें। अगर आप उससे जुड़ी इस तरह की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो उन पर बच्चे का भरोसा बढ़ेगा और बच्चा आसानी से अपनी मानसिक स्थिति को आपके सामने स्पष्ट कर सकता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 से स्पष्ट होता है कि बच्चे विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। अनुभव के माध्यम से, चीज़ों को बनाने और करने से, प्रयोग, पढ़ने, चर्चा, पूछने, सुनने, विचार करने और स्वयं को भाषण या लेखन द्वारा व्यक्त करके, व्यक्तिगत रूप से और दूसरों के साथ दोनों तरह से। उन्हें अपने विकास के दौरान इन सभी प्रकार के अवसरों की आवश्यकता होती है। बच्चे के पहले 8 साल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि मस्तिष्क की बढ़ोतरी का 80% भाग इस उम्र तक पूरा हो जाता है। इसे ही ध्यान में रखते हुए NCF 2023 में विशेष रूप से प्रारंभिक बचपन शिक्षा के लिए खेल, परिवेश और परस्पर संवाद को महत्वपूर्ण घटक माना है, जिन्हें पाठ्यचर्या क्रियान्वयन के चलने के दौरान ध्यान में रखा जाना चाहिए। खेलना। बच्चे तब खुश हो जाते हैं जब उन्हें खेलने के माध्यम से खोज करने और प्रयोग करने की आज़ादी दी जाती है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल एक अच्छा तरीका है। इसलिए पूर्व प्राथमिक पाठ्यचर्या खेल को एक माध्यम के रूप में महत्व देता है, जो बच्चों को ज्ञान के निर्माण के लिए परिवेश यानी लर्निंग एनवायरनमेंट और एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर प्रदान करता है। खेल मुक्त रूप से खेले जाने वाले खेल या संरचनात्मक खेल हो सकते हैं। मुक्त खेल बच्चों द्वारा स्वयं ही शुरू किया जाता है और उसमें वयस्कों की निगरानी व हस्तक्षेप बहुत ही कम होता है, जबकि निर्देशित खेल शिक्षक द्वारा विशेष सीखने के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कराए जाते हैं। खेल के दौरान शिक्षकों को जेंडर आधारित रूढ़िवादी कथनों से भी बचना चाहिए, जैसे कि लड़के रोते नहीं हैं, गुड़ियों के साथ नहीं खेलते हैं आदि। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित सभी बच्चों को अपनी रुचि के क्षेत्रों को चुनने के अवसर दिए जाने चाहिए। सभी बच्चों को खेल की गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। परस्पर संवाद। बड़े बच्चों के साथी, बड़े बच्चे और भाई बहन सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होते हैं। परस्पर संवाद 3 प्रकार के होते हैं। साथियों के साथ परस्पर संवाद, भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री या वस्तुओं के साथ और बड़ों के साथ। साथियों के साथ परस्पर संवाद। सीखने के लिए खेल में अन्य बच्चों के साथ जुड़ाव एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, जिसमें बच्चे निरीक्षण करते हैं और नकल करते हैं और वे जो देखते हैं उसी के अनुसार सीखते समझते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री या वस्तुओं के साथ परस्पर संवाद। बच्चे मुक्त या निर्देशित खेल के दौरान कई तरह की सामग्री को देखते हैं। यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि सामग्री बच्चों की आयु और विकासात्मक स्तरों के अनुरूप हो। इस तरह ये बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ खेलने और परस्पर संवाद करने, समस्या हल करने और नवाचार करने के अवसर प्रदान करती है। बड़ों के साथ परस्पर संवाद। सामग्री और बातचीत के माध्यम से
शिक्षक और माता पिता बच्चे से पहले से सीखे गए कौशल के विषय में अनेक जानकारियां प्राप्त करते हैं। वयस्क बच्चों का मार्गदर्शन तो करते ही हैं, साथ ही परिवेश को कुछ इस तरह से बनाते हैं कि वह सीखने की और प्रक्रियाओं को बढ़ावा दे। परिवेश, बच्चे जो कुछ भी देखते हैं उसे छूना चाहते हैं और इसी से वे सीखते हैं। विभिन्न प्रकार की गतिविधियां और सामग्री के माध्यम से बच्चे वस्तुओं में जोड़ तोड़, मैनिपुलेशन करके, प्रश्न पूछकर, पूर्वानुमान लगाकर भौतिक, सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। सीखने का माहौल बेहद ही सुखद होना चाहिए ताकि इस माहौल में वे स्वयं को सुरक्षित समझें। इसके साथ ही उन्हें स्वतंत्र रूप से सीखने और नई चीज़ों को खोजने के अवसर देने चाहिए। सभी बच्चे और विशेष रूप से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सराहना करनी चाहिए, जिससे उनका आत्मविश्वास विकसित होता है। बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं की पहचान के विभिन्न तरीके। बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं की पहचान के लिए बच्चों की रुचि जानना, पहले से मौजूद रुचि या शौक, संभावित रुचि, सीखने की शैली जानना ज़रूरी है। याद रखें, सीखना एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। भले ही बच्चों के एक पूरे समूह को एक जैसे ही अनुभव क्यों न दिए गए हों, लेकिन प्रत्येक बच्चा अलग तरह से सीखेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक बच्चे के पास पिछले अनुभवों का एक अनूठा मिश्रण है। ध्यान रहे, सीखना कभी कभी कठिन और कभी कभी सुखद भी हो सकता है। सीखने के लिए बच्चों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई हमें सिखा तो सकता है लेकिन कोई और हमारे लिए सीख नहीं सकता। इसलिए ज़रूरत है बाल मनोविज्ञान का सहारा लेकर बच्चों की मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक स्थितियों को बेहतर तरीके से समझने तथा सीखने की आवश्यकता को जानने की और उसी के अनुरूप बच्चों के साथ पेश आने की, ताकि समय रहते बच्चों को अच्छा सामाजिक और निजी जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सके। आज की असाइनमेंट है, एक केस स्टडी लिखें जिसमें आपने बाल मनोविज्ञान की अवधारणाओं को किसी बच्चे के साथ काम करने में कैसे लागू किया। धन्यवाद।